जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में। हमारी जो ये यूनिट चल रही है इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इसमें आज हम लोग सेल्फ इंडक्शन टॉपिक देखेंगे। इससे पहले हमने वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड देखा था और वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड में हमने ये बताया था कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो -d∅b/dt होता है। हालांकि सेल्फ इंडक्शन एक दूसरा फिनोमिना है। मैं यहाँ पर ये बताकर ये इतना याद दिलवा रहा हूँ कि यहाँ तक हम लोगों ने अपने लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन, और वो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। सपोज कर लेते हैं कि अपने पास कोई एक सर्किट है। तो ये है कोई एक सर्किट और इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है आई करंट। सपोज कर लेते हैं इस सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है और इस सर्किट में लगा हुआ जो एक्सटर्नल सोर्स है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस सोर्स से जब करंट निकलता है सर्किट क्लोज होने पर, यानी कि की के ऑन होने पर, तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो करता है। और हमको एक चीज़ ये पता है, 1820 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हॉन्स ऑरेस्टेड। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया था कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो ये फ्लोइंग करंट इस कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड कर देता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है कहने का मतलब। और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम राइट हैंड कर्ल रूल से पता कर लेते थे। इसका मतलब ये है कि मूविंग करंट हमें कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड दे देता है। तो ठीक उसी तरीके से जब यहाँ पर करंट फ्लो होएगा तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, तो करंट प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, अराउंड द कंडक्टर, कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना देगा ये। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कुछ इस तरीके से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे, और इधर से ऐसे होगा। कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं। क्या होते हैं बेटे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने यहाँ पर शो करा दिया। अब आपको एक बात और बता दें कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये सोर्स सडन आई अमाउंट का करंट नहीं भेजता है। पहले इस सर्किट में जीरो करंट होता है, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते बहुत ही इंस्टेंट प्रोसेस होता है ये, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में ये करंट बढ़कर आई से जीरो से आई हो जाता है। यानी कि इस करंट को जीरो से आई अमाउंट तक बढ़ने में कुछ टाइम लगता है, सडन ये अमाउंट इंक्रीज नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट के आते ही यहाँ पर तुरंत मैग्नेटिक फील्ड बना होगा और करंट के बढ़ने के साथ साथ तुरंत मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ी होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़े होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बढ़ने को या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने को हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्या बोलेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, चेंज हो रहा है। और हमें एक चीज़ पता है फैराडे लॉ से कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सर्किट में इंड्यूस्ड कर देता है एक ईएमएफ। अब अपने हम टॉपिक पर आ गए कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड द ईएमएफ इन द सर्किट। अब इस सर्किट में क्या कर देगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, यानी कि चेंजिंग फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सर्किट, इस सर्किट में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन है
वो डायरेक्शन हम लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे? लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। यानी कि लेंज लॉ ये कहता है कि किसी भी सर्किट में करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से उस सर्किट से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होता है, और चेंजिंग फ्लक्स गिव्स द ईएमएफ इन द सर्किट, और उस ईएमएफ ऑफ द सर्किट का डायरेक्शन हम लेंज लॉ से कैलकुलेट करते हैं। अर्थात ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो प्रोड्यूस हुआ ईएमएफ है उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोज द चेंज इन द करंट होगा। क्या करेगा? वो अपोज करेगा चेंज इन करंट को, चेंज इन करंट को, या हम कह सकते हैं कि करंट के चेंज के अपोजिट डायरेक्शन में ये इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पर एक दो चीज़ हम और बताने की कोशिश करेंगे, यहीं पर एक दो चीज़ और बताने की कोशिश करेंगे। ये जो करंट के चेंज होने से ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो यहाँ पर इंड्यूस्ड हो रहा है, सर्किट में जो इंड्यूस्ड हो रहा है, इसका हम थोड़ी से एनालिसिस अगर करते हैं तो ये पाते हैं कि जब हम करंट को चेंज करते हैं सर्किट में और करंट इंक्रीज हो रहा हो, करंट को हम चेंज करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, करंट को चेंज कर रहे हैं, लेकिन कर कैसे रहे हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है, तो हम ये पाते हैं कि ईएमएफ जो होता है इसका क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होता है। क्या हो जाता है? अगेंस्ट द, ये हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड अपोजिट टू द चेंज इन करंट, अपोजिट टू द चेंज इन करंट, चेंज इन करंट कब के लिए है? जब करंट हमारा इंक्रीज कर रहा हो। लेकिन बेटे जब करंट हमारा क्या कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो, करंट क्या कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो, जब सर्किट में करंट डिक्रीज कर रहा हो तब ये जो ईएमएफ इंक्रीज होता है ये उस करंट को सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सपोर्ट करता है, यानी कि आप करंट को यहाँ पर देखो, एक मिनट, ये यहाँ पर देखो, करंट इंक्रीज कर रहे हो तो ईएमएफ जो यहाँ पर वो होगा, इंड्यूस्ड होगा, वो इसके अपोजिट में होगा। इसके कैसे होगा? अपोजिट में होगा। कब? जब आप करंट को इंक्रीज कर रहे हो। लेकिन जब आप करंट को डिक्रीज करना चाह रहे हो, करंट को आप आई वैल्यू से जीरो की ओर लाना चाह रहे हो, देखो जब जीरो से आई को की ओर लेकर जाओगे तो इसको बोलेंगे इंक्रीज इन करंट। क्या बोलेंगे इनको? इंक्रीज इन करंट। ठीक है, इंक्रीज इन करंट। और जब आप आई से जीरो की ओर लेकर जाओगे तो इसको बोलेंगे डिक्रीज इन करंट, डिक्रीज इन करंट। तो जब आप इंक्रीज करना चाहोगे तो ईएमएफ कैसे जनरेट होगा? अपोजिट टू द करंट। मतलब आप बढ़ाना चाह रहे हो तो ईएमएफ उसको घटाना चाहेगा। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको घटाना चाहेगा। लेकिन जब आप करंट को घटाना चाहोगे तो ये क्या करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी करंट के डायरेक्शन में लग जाएगा, मतलब जिधर वो बढ़े उस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब घटाना चाह रहे हो तो उसके अपोजिट लग रहा है। यानी कि अब क्या करेगा ये कि बढ़ते हुए करंट को घटाना चाहेगा और घटते हुए करंट को बढ़ाना चाहेगा। समझ पा रहे हो ना मैं जो कह रहा हूँ? देखो यहाँ पर बढ़ते हुए करंट को घटाने की कोशिश कर रहा है और घटते हुए करंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा है मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ पाए आप? तो जब कभी भी करंट का चेंज इंक्रीज हो रहा हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका अपोज करता है, और जब कभी भी करंट डिक्रीज हो रहा हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका सपोर्ट करके उसको बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो ऐसा नेचर है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि इसके बारे में अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? द फेनोमेनन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एन induced EMF in a circuit itself due to the change in the current through it called the self induction and the induced EMF is called back EMF। यही मैंने आपको इतनी देर से समझाया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने क्या समझाने की कोशिश किया कि द फेनोमेना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, जो इसमें इंड्यूस्ड EMF है, इसी घटना को, इस सर्किट में जो इंड्यूस्ड EMF है इस घटना को ही, इस घटना को से जो इसमें प्रोडक्शन हो रहा है, समझ में आ रही बात ना? देखो
फेनोमेना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो प्रोडक्शन होने की जो घटना है सर्किट के अंदर खुद ब खुद, इटसेल्फ, खुद ब खुद, ड्यू टू द चेंज इन करंट, करंट के चेंज होने की वजह से, करंट सर्किट में करंट के चेंज होने की वजह से इस सर्किट में खुद एक ईएमएफ के प्रोड्यूस होने की जो ये घटना है, इसको हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। इसी घटना को हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। और ऐसे ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ कहते हैं। ऐसे ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ कहते हैं। समझ में आ गई होगी आई थिंक ये बात, कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से कि ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पर एक ऐसा बैक ईएमएफ है या बैक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो किसी सर्किट में करंट के बढ़ाने के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हो जाती है खुद ब खुद, या उसी सर्किट में इंड्यूस्ड होती है जिस सर्किट में करंट खुद इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं इसी में कि जब हम इस सर्किट में करंट को इंड्यूस्ड करंट को फ्लो करा रहे हैं, करंट को फ्लो करा रहे हैं, इसका मतलब करंट को बढ़ा रहे हैं, जीरो से आई कर रहे हैं, या हम करंट को ऐसे कहें चेंज कर रहे हैं, क्योंकि केवल बढ़ाना ही नहीं होता है, हम घटा भी तो सकते हैं करंट को। तो किसी सर्किट में जब हम करंट को चेंज कर रहे हैं तो करंट के चेंज करने से में उस सर्किट में एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ द करंट। और इस करंट को चेंज करने से जब इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक कह सकते हैं कि फील्ड लाइन्स सेटअप हो जाती है, तो करंट को चेंज करने से उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में भी चेंजिंग आती है। ये मैंने शुरुआत में ही बता दिया आपको। तो जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में चेंजिंग आएगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, ये भी मैंने आपको बताया। और ये देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में चेंज करने से जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आ जाती है तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है एसोसिएटेड विद द सर्किट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू इन द सर्किट है। उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सर्किट। ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली। और जब यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया गया तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाने की वजह से, और यहाँ पर उस कांस्टेंट को हम कैपिटल एल लेते हैं और यहाँ पर हो जाता है फाई इज इक्वल टू एल आई। यहाँ जो एल है ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, तो हम यहाँ लिख भी देते हैं कि वेयर एल इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। और इसे कहते क्या हैं? इसे कहते हैं कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस इसी को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। हाँ, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर हम इसको केवल और केवल सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे या इंडक्टेंस बोलेंगे। ठीक है, इसे ऐसे ही बोल देंगे ऑफ कॉयल या सर्किट। ठीक है, ऐसे केवल बोल देंगे। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस नहीं बोलेंगे, हम केवल सेल्फ इंडक्टेंस ही बोल देंगे। ठीक है, अगर हम इसके यूनिट की बात करें, सेल्फ इंडक्शन के यूनिट की बात करें, तो यूनिट ज़रा देखो कि L इज इक्वल टू फाई बाई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और फाई की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वेबर। और आई की जो यूनिट होती है एम्पियर, तो वेबर अपॉन एम्पियर होगा। और इसी को हम लोग हेनरी कहते हैं, जिसे कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेल्फ इंडक्टेंस को कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेल्फ इंडक्शन है वो तो यहीं तक है, लेकिन हम इस लेक्चर में थोड़ा सा और टॉपिक अपने आप से ही बढ़ा रहे हैं। हम इस लेक्चर में दो चीज़ें और देखेंगे और सेल्फ इंडक्टेंस की थोड़ी सी और प्रॉपर्टी के और बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे। इसी लेक्चर में हम देखेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस किस तरीके से ईएमएफ से कनेक्टेड अपने आप को करता है और वर्क से किस तरीके से कनेक्शन है इसका, वर्क और सेल्फ इंडक्टेंस, वर्क और ईएमएफ से कैसे कनेक्शन है। तो हम फर्दर इस टॉपिक को और आगे बढ़ा रहे हैं। और किस तरीके से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि सर्किट में जब कभी भी हम आई करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है उस कंडक्टिंग वायर के अराउंड। और जब कभी भी हम आई करंट को चेंज करते हैं इस सर्किट में तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन से चेंज होता है, जिसके एवज में
मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है। तो अगर किसी सर्किट में करंट के चेंज करने से बहुत शॉर्ट इंस्टेंट टाइम में उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो मेरे पास एक यहाँ पर आ गया है रिलेशन फाई इज इक्वल टू एल आई ये है रिलेशन। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जब हम इसका टी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। अगर किसी इंस्टेंट पर हम चेंज इन फ्लक्स देखें तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से ही ये वाला इक्वेशन बनकर आ जाएगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का टाइम टी के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। और हमको एक चीज़ और पता है, ये पता है कि फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग चेंजिंग फ्लक्स जो होता है किसी शॉर्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम में वो हमें ईएमएफ देता है। क्या देता है? फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग यही हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ देता है सर्किट के अंदर। तो अगर ये हम कहें कि फैराडे लॉ है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, तो यहाँ पर अपने पास डी फाई अपॉन डी टी है तो माइनस ई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी बनेगा। और फिर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस ई इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी बनेगा और ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी बनेगा। यहाँ माइनस साइन का मतलब केवल ये बताना है कि जो इंड्यूस्ड ई एम एफ है ये अपोजिट टू द चेंज इन द करंट है। ये अपोजिट टू द चेंज इन करंट है। चेंज इन करंट है मतलब करंट जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है उसके अपोजिट इंड्यूस्ड हो रहा है ये ईएमएफ। ठीक है बेटा, तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो और इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ये है इक्वेशन नंबर 1। हम लास्ट में इस इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 से और एक और इक्वेशन बनेगा इक्वेशन 3 से कुछ डेफिनीशन देंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ का, और उस डेफिनीशन के अकॉर्डिंग कुछ अपनी चीज़ों को हम कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस के बारे में सेट करेंगे। कुछ हमारे लॉजिक हैं, उस लॉजिक को हम देखेंगे। इसीलिए हमने आपको कहा कि इस लेक्चर को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है देखो, अगर हम सर्किट में करंट को इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर किसी सर्किट में करंट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो सर्किट में करंट इंक्रीज करने के लिए हमको स्विच को क्या करना पड़ेगा? ऑन करना पड़ेगा। और जैसे ही हम सर्किट में, जैसे मान लो अपने पास एक ये सर्किट है, मैं बना ही देता हूँ। ये हमारे पास एक सर्किट है और ये हमारा लोड है। तो सर्किट में ये स्विच है, ये क्या है? स्विच है। और इस स्विच को जैसे हम टैपिंग स्विच है, ये टैप करके इसको टच कराते हैं तो स्विच क्या हो जाती है? ऑन हो जाती है। और स्विच के ऑन होते ही करंट हमारा क्या होगा? इस सर्किट में फ्लो होने लगेगा। यानी कि हम इस सर्किट में करंट को हम क्या करा रहे हैं? ग्रोथ करा रहे हैं, करंट को बढ़ा रहे हैं। और इस करंट को बढ़ने के लिए, यानी कि जीरो से ये करंट आई होने के लिए, ये करंट क्या होने के लिए? आई होने के लिए जो यहाँ पर करंट बढ़ेगा, तो इस सर्किट में इतनी देर से हम लोगों ने यही डिस्कशन कर लिया कि इसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा जो चेंजिंग करंट का अपोज करेगा। इसका मतलब अगर करंट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ जनरेट होकर इस करंट को की अमाउंट को डिक्रीज करना चाहेगा। इट मीन्स दैट ग्रोथिंग करंट क्या करेगा? इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट कुछ वर्क करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट क्या करेगा? कुछ वर्क करेगा। और ग्रोथिंग करंट किसी इंस्टेंट पर मान लेते हैं कि आई है और ये dt टाइम में अपने आप को कुछ इंक्रीज करता है, ग्रोथ करता है। तो उसे ग्रोथ करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस सर्किट के अंदर, dt टाइम में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो हम लोग जानते हैं कि dw वर्क डन अगर उसको करना पड़ गया तो dw इज इक्वल टू ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। और इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? चार्ज होता है, w इज इक्वल टू ईएमएफ इंटू चार्ज होता है और चार्ज इक्वल टू IT होता है। और ये I करंट अपने आप को अगर इंक्रीज कर रहा है तो I dt हो जाएगा, I dt हो जाएगा।
फिर से देख लो आप ये बात फिर से देख लो कि अगर मैंने किसी सर्किट में स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करने से हम उस करंट को 0 से I अमाउंट तक बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये 0 से I अमाउंट तक बढ़ने के लिए जैसे ही करंट इसमें बढ़ रहा होगा तुरंत इसमें एक इंड्यूस्ड EMF आ जाएगा जो इस ग्रोथिंग करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी कि करंट को किसी इंस्टेंट टाइम पर I मुझे करना है तो इसमें EMF के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। इस सर्किट में करंट को I करने के लिए ये इंड्यूस्ड EMF के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। सपोज कर लेते हैं I अमाउंट का करंट करने के लिए जो हमको वर्क करना पड़ा वो dW है। किसके अगेंस्ट करना पड़ रहा है, EMF के अगेंस्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है फार्मूला, W = V × Q होता है। तो ये इंड्यूस्ड EMF हो गया और Q की वैल्यू हमने IT रखी। तो अमाउंट हम क्या कर रहे हैं, करंट का I कर रहे हैं। कितने टाइम में कर रहे हैं, dt टाइम में कर रहे हैं। तो dW = ये फार्मूला हमको मिल जाएगा, EMF और IDT ये हमको मिल जाएगा। ये यहाँ से फार्मूला हमको मिल जाएगा। और हम यहाँ से dW = EMF की जो फार्मूला जानते हैं वो कितना होता है। अच्छा एक चीज़ और बता दें, जो हमको वर्क डन करना पड़ेगा ये करंट को 0 से I करने के लिए वो अगेंस्ट EMF के करना पड़ रहा है। तो यहाँ माइनस सिंबल लगा लेंगे। और EMF की जो वैल्यू है यहाँ पर देखो, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है पहले से ही, LdI/dt और इंटू IDT। dW = अभी आपको समझ में आ जाएगा पूरी बात कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ये माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा और LdI/dt और इंटू IDT। ये dt से ये dt कैंसिल हो जाएगा, dW = L हो जाएगा और IDT हो जाएगा, DI हो जाएगा, DI हो जाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि जब स्विच को ऑन किया तो हमारी करंट 0 है और अब हम dt टाइम में कितना करंट चाह रहे हैं, I चाह रहे हैं। या I तो हमने ले ही लिया है, I0 कर लेते हैं, I0 कर लेते हैं। तो यहाँ से dW = नेट करंट अब हम कैलकुलेट करने की ओर बढ़ रहे हैं। L बाहर आ जाएगा, 0 से I0 करंट कर रहे हैं और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I और DI हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये L मिलेगा और ये कितना मिलेगा, I² 2 और 0 से I0 लिमिट अप्लाई करेंगे तो W = 1/2 LI0²। दिस इज द वर्क डन फॉर इंक्रीजिंग द करंट इन द सर्किट फ्रॉम 0 to I0 से 0 से I0 करंट होने के लिए EMF के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा वो इतना वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ जाएगा, जो यहाँ पर ½ LI0² है। ठीक है, तो इस बैक की EMF जो इसमें जनरेट हो रही है, इस बैक EMF के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ रहा है सर्किट को 0 से I0 करंट होने के लिए, इतना वर्क करना पड़ रहा है। और इसे इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं, फर्दर इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब बेटे देखो, इक्वेशन नंबर 1 अपने पास कितना था, phi = Li। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, phi = Li इक्वेशन नंबर 1 था। इक्वेशन नंबर 2 था E = -LdI/dt था। ये देखो इक्वेशन नंबर 2 ये था, LdI/dt था। और इक्वेशन नंबर जो 3 है वो W = ½ LI0² इक्वेशन नंबर 3 है। इन तीनों इक्वेशन को से हम कुछ काम करेंगे। काम क्या करना है, हमें सेल्फ इंडक्टेंस L की डेफिनेशन देनी है। क्या करना है, सेल्फ इंडक्टेंस L की डेफिनेशन देनी है। सेल्फ इंडक्टेंस, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इंडक्टेंस की डेफिनेशन देनी है कि हम ऐसे लिख लेते हैं बस। हाँ देखो, अब आप ये मत समझना कि सर क्या एनर्जी स्टोर्ड बाय द सेल्फ इंडक्टेंस W = ½ LI0² यहीं पर छोड़ दोगे, आगे नहीं करवाओगे मेरे बच्चे। आगे इसका अलग से एक लेक्चर मैं करूँगा कि एनर्जी स्टोर्ड बाय द सेल्फ इंडक्टेंस, ये हम अलग से इसका एक लेक्चर करेंगे जिसमें हम W = एनर्जी स्टोर्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड जो हम लेक्चर करने वाले हैं वो ये करेंगे, हम ये यहाँ तक करेंगे उसको, मतलब इसी लेक्चर को हम आगे यहाँ तक प्रूव करेंगे। ठीक है, या एनर्जी स्टोर्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि 1/2 और ε0 और E², ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हमारा कुछ एक अप्रोच है
उस अप्रोच तक हम पहुंचने के लिए केवल यहाँ पर इतना काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ मैं इसको डायरेक्ट लिख कर भी सेल्फ इंडक्टेंस का मैं डेफिनेशन दे देता, और मैं डायरेक्ट लिख कर दे देता तो फिर आपको समझ में ना आता, और आप ये हमेशा सोचते हैं कि सर ये फार्मूला आया कहाँ से। तो इस फार्मूले के को हमने ड्राइव भी कर दिया इसी लेक्चर में कि इस तरीके से आता है, क्योंकि हमें काम क्या करना है कि सेल्फ इंडक्टेंस की एक फीलिंग लेनी है कि ये एक्चुअल में काम क्या है इसका, कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, कि मैं यहाँ पर क्यों इसको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो अगर मैं सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन देने की कोशिश करूँ, और मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सेल्फ इंडक्टेंस की अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूँ, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम देखेंगे तो L इज इक्वल टू फाई बाई क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। और इफ़ L की जो वैल्यू है, L नहीं I की जो वैल्यू है वो 1 एम्पियर कर दें, कितना कर दें, 1 एम्पियर कर दें, तो हम ये देखेंगे कि L इज इक्वल टू फाई बाई 1 और L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। अब आप यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या दोगे, आप सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन दोगे कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द सर्किट व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट। सेल्फ इंडक्टेंस किसी सर्किट का एक ऐसा चेंज इन फ्लक्स है, या फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो सर्किट से लिंक्ड होता है जब उस सर्किट में करंट 1 एम्पियर की होती है। सेल्फ इंडक्टेंस किसी सर्किट का क्या है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स है जब उस सर्किट में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो। ये सेल्फ इंडक्टेंस की फर्स्ट डेफिनेशन है, जो कि इक्वेशन नंबर हमने 1 से दिया है, इक्वेशन नंबर 1 से दिया है। अब इक्वेशन नंबर 2 से देखो, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट देखो। पॉइंट नंबर 2 से आप देखोगे, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से देखोगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से जब आप डेफिनेशन देखोगे तो ये स्मॉल ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई क्या था, डी टी था। अब अगर मैं यहाँ से इफ़ डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकंड कर दूँ, तो आपको क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू ई मिलेगा। क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू ई मिलेगा। माइनस साइन को हटा दे रहा हूँ, क्योंकि माइनस साइन केवल यही बताता है कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ का डायरेक्शन चेंज इन करंट के अपोजिट होता है। मैं केवल यहाँ मैग्नीट्यूड के लेवल पर बात करना चाह रहा हूँ, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पर बात करना चाह रहा हूँ। केवल किस पर बात करना चाह रहा हूँ, न्यूमेरिकली बात करना चाह रहा हूँ, डायरेक्शन पर बात नहीं कर रहे हैं अभी भी। तो हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज defined as the EMF induced in the circuit when the rate of change of current in circuit is unity। कहना ये चाह रहा है इसका डेफिनेशन कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है किसी सर्किट का, वो वही इंड्यूस्ड EMF ठीक है जब उस सर्किट में चेंज इन द करंट का जो रेट है वो 1 एम्पियर पर सेकंड है, यह यूनिटी है। इसका कहने का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डिफाइंड एज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ईएमएफ। न्यूमेरिकली क्या है, इक्वल टू द ईएमएफ है, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ईएमएफ व्हेन द चेंज इन द करंट पर यूनिट टाइम इज यूनिटी। आप ऐसा भी अपनी डेफिनेशन बोल सकते हो। फिर मैं अगेन एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ डेफिनेशन कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ when the change in the current in the circuit is unity। सर्किट में जो चेंज है करंट का वो क्या है, यूनिटी है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी, आप ऐसा भी कह सकते हो। थर्ड डेफिनेशन जो मैंने देने चल रहा हूँ वो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से है, फ्रॉम इक्वेशन 3 से है। और इक्वेशन 3 आई होप आपको याद हो, W इज इक्वल टू 1/2 LI0 स्क्वायर, आई स्क्वायर भी कर सकते हो आप, ये इक्वेशन ये। अब यहाँ पर अगर मैं I की जो वैल्यू है वो 1 एम्पियर कर दूँ, I की अगर वैल्यू मैंने 1 एम्पियर कर दी तो हम यहाँ पर 1/2 L और 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा।
और W इज इक्वल टू L/2 और L इज इक्वल टू 2W आ गया, 2W आ गया, यहाँ पर ही आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस की जो डेफिनेशन होगी वो क्या बनेगी, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज defined as the twice of work against the induced EMF in establishing unit current in the coil। देखो यही चीज़ मैं आपको फिर से जो लिखा है फिर से समझाता हूँ कि सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ वर्क डन, यही ट्वाइस ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द इंड्यूस्ड EMF, ये ट्वाइस ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द इंड्यूस्ड EMF विच इज इस्टेब्लिशिंग इन द सर्किट। जो सर्किट में इंड्यूस्ड EMF इस्टेब्लिश हुआ है उसके अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ा वो वर्क में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमको क्या मिलेगा, सेल्फ इंडक्टेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस मिल जाएगा। फिर से सुन लो कि सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ वर्क डन, और दैट वर्क डन कौन कैसा वर्क डन है, दैट वर्क डन इज द वर्क डन इज अगेंस्ट द इंड्यूस्ड EMF, जो इंड्यूस्ड EMF के अगेंस्ट किया गया है उसी वर्क डन के ट्वाइस कर लो तो सेल्फ इंडक्टेंस मिल जाएगा। लेकिन सर्किट में उस टाइम पर करंट 1 एम्पियर होना चाहिए या यूनिट एम्पियर होना चाहिए। इन तीनों डेफिनेशन को बहुत आप बारीकी से जब ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। वो क्या समझ में आएगा, हमने एक ही लेक्चर में 3 डेफिनेशन बताकर, और थोड़ा सा वीडियो को मैं चाहता तो शॉर्ट हो जा सकती थी लेकिन लेंदी किया, जानबूझकर किया। रीज़न ये है कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन देना चाहता था मैं कि आप क्या समझेंगे। तो आप तीनों डेफिनेशन को देखो ध्यान से। डेफिनेशन नंबर 1 देखो आप, चाहे डेफिनेशन नंबर 2 देखो, चाहे डेफिनेशन नंबर 3 देखो, 3 तीनों इक्वेशन से जो डेफिनेशन आए हैं वो डेफिनेशंस हैं क्या चीज़, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि डेफिनेशंस जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब तीनों डेफिनेशन बिल्कुल एक ही जैसे हैं, लेकिन वो एक ही जैसे कब हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिकल कब हैं, ओनली व्हेन द permeability of the medium round which the coil is and remains constant। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तीनों डेफिनीशन एकदम सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं, लेकिन ये तभी हो पाएंगे, ये सिमिलर या आइडेंटिकल तीनों डेफिनीशन ये तभी हो पाएंगे जब परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम कॉइल के चारों ओर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि परमिएबिलिटी चेंज हो और तब भी आप ये एक्सपेक्ट करो कि ये तीनों इक्वेशन से मिलने वाली जो डेफिनीशन है वो आइडेंटिकल हो। तो आइडेंटिकल होने के पीछे इन तीनों डेफिनेशन की यही रीज़न है कि परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम जो वो है वो कांस्टेंट है। ये आपको पता चल गया होगा। पहला कंक्लूजन तो ये निकल कर आया इन तीनों डेफिनेशन से। दूसरा कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि रोल ऑफ इंडक्टेंस जो होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में बिल्कुल वही रोल होता है जो मैकेनिकल फिजिक्स में इनर्शिया का होता है। मैं इस बात को भी आपको समझा रहा हूँ। रोल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज सेम एज दैट ऑफ इनर्शिया इन मैकेनिकल मोशन। देखो थोड़ा सा पहले मैकेनिकल मोशन आप समझ लो क्या है। सपोज कर लेते हैं कि ये एक हमारे पास प्लेन सरफेस है। ऐसा नहीं है कि प्लेन सरफेस पर ही यह हो, मैं बस आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। और लेट अस कंसीडर अ बॉडी प्लेस्ड ऑन दिस प्लेन सरफेस। ये इस प्लेन सरफेस पर ये बॉडी प्लेस्ड है। अगर मैं देखूं तो इस पर अगर मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है इसे चलाने के लिए, तो क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इस बॉडी के पास इसकी अपनी खुद की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी अपने खुद की वजह से होने वाले मोशन का क्या करे, अपोज करे, इसलिए मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर इसमें अपोज करने की टेंडेंसी ना होती तो मुझे फोर्स ना लगाना पड़ता, हमें अब ऐसा दिखाई पड़ता कि अपने आप ये सेल्फ मोशन में आ जाता। तो कोई भी बॉडी हम मैकेनिक्स में ये पढ़ते हैं कि खुद ब खुद ना तो मोशन में आता है और ना खुद ब खुद रुकता है।
अगर मोशन में लाना है तो भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और मोशन में है तो रोकने के लिए भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी को, जिसकी वजह से खुद ना तो मोशन स्टार्ट कर सकता है और ना ही खुद रुक सकता है, मैकेनिक्स में हमने क्या बोला कि दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। क्या है? इज नोन एज इनर्शिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी सर्किट में हम करंट को फ्लो कराते हैं तो सर्किट में फ्लो होने वाले करंट का अपोज करने की जो टेंडेंसी है उसी को हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर किसी बॉडी में मोशन स्टार्ट कराने के लिए जो अपोज करने की टेंडेंसी थी उसको इनर्शिया बोल रहे थे, ठीक ऐसे ही किसी सर्किट में करंट का फ्लो कराने के लिए जो अपोज करता है, जो ये करंट के फ्लो का जो अपोज करता है, जैसे यहाँ मोशन के फ्लो का अपोज जो करता है उसे इनर्शिया बोलते हैं, वैसे यहाँ पर करंट के फ्लो का जो अपोज करता है उसे सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो मैकेनिक्स में किसी चीज़ की अपोज करने की टेंडेंसी को इनर्शिया बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के अपोज करने की टेंडेंसी को हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि मैं तीनों डेफिनेशन से क्या बताने की कोशिश कर रहा था और क्या कंक्लूजन निकाल रहा था। थर्ड जो केस है वो क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉयल इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू अपोज द चेंज इन करंट थ्रू इट। मैकेनिक्स में इनर्शिया क्या था कि कितना अपोज है, अपोज करने की टेंडेंसी को मेजर किया जाता था, और अपोज करने की टेंडेंसी को जब हम मेजर करने लगे तो उसे क्या बोला गया? मास। क्या बोला गया? मास। ऐसे सेल्फ इंडक्टेंस किसी कॉइल्स को में जब मेजर किया जाता है और उस के मेजरमेंट को, या कह सकते हैं अपोज की एबिलिटी को जब मेजर किया जाता है, आप ऐसे समझो कि किसी कॉइल में करंट के चेंज में होने वाली जो अपोज है उस अपोज की एबिलिटी को जब मेजर किया जाता है तो उसे सेल्फ इंडक्टेंस बोला जाता है। आप ऐसे समझो, जैसे मोशन का अपोज करता था, हर एक बॉडी मोशन का अपोज करता था, उस अपोज करने की टेंडेंसी को इनर्शिया बोला गया, और जब उस अपोज करने की एबिलिटी को मेजर किया गया तो उसको मास बोला गया। ऐसे ठीक किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के फ्लो को अपोज करता है, उस अपोज करने की एबिलिटी को जब मेजर किया गया, अपोज करने की एबिलिटी को क्या किया? मेजर किया गया, तो उस एबिलिटी को सेल्फ इंडक्टेंस बोला गया। यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज मेजर इट्स एबिलिटी टू अपोज द चेंज इन द करंट। करंट के चेंज होने पर जो अपोज होता है उस अपोज करने की एबिलिटी को ही सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो लेक्चर थोड़ा सा 36-37 मिनट का हो गया ज़रूर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेल्फ इंडक्टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट अब मिल गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा या जो कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ सर नहीं समझ में आया, इस पर आपने कम इफ़र्ट लगाया या ज़्यादा इफ़र्ट लगाया, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड है, और ये थोड़ा सा छोटा लेक्चर है, 5 मिनट का टॉपिक है, ये तो बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में जितना हमने यहाँ पर 3 बेसिक डेफिनेशन देखा, कुछ कंक्लूजन देखे, तो ये आपको कैसा लग रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।